दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई है। पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ऊपर के लेवल से। अब आप ये समझ ही सकते हो कि इसकी एक नई शुरुआत हुई है। अभी जो हमने देखा है क्वार्टर 2 वो इनके बिजनेस शुरू होने के पहले की संभावना थी। आने वाले 1-2 क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हमें कंपनी की रणनीति का पता चलेगा और बिजनेस किस करवट पे आगे बढ़ने वाला वो समझ में आएगा। तो इसके लिए थोड़ा समय इसको देना होगा। लेकिन जिस तरह से रणनीति निकल के आ रही है वो ये इशारा कर रही है कि यह एक बड़ी रेस के लिए तैयार हो चुका है ये जियो फाइनेंशियल सर्विस। आने वाले समय बहुत सारी कंपनियों को ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है। वैसे इसकी प्राइस बहुत नीचे है। क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या इसके अंदर 4 डिजिट में जाने का पोटेंशियल है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 63,874 के स्तर पे क्लोजिंग दी है जहाँ पे 237 पॉइंट की गिरावट थी यानी 0.37% डाउन रहा BSE सेंसेक्स। अब कमाल की बात यह कि सुबह शुरुआत काफ़ी शानदार हुई थी पॉजिटिव, लगभग 250-300 पॉइंट की शुरुआत पॉजिटिव की। और इसके पीछे वजह यह रही कि जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ पे ज़बरदस्त तेजी थी कल, उसका असर देखने को मिला। लेकिन 2 से 3 मिनटों के अंदर ही देखे तो बाजार रेड हो गया क्योंकि लोगों ने जम के बिकवाली शुरू की और आप देख ही सकते हो कि अंत में क्लोजिंग भी दबाव के साथ ही हुई। यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट थी 9327 के स्तर पे 0.12% की गिरावट थी और इसी वजह से आज हमने जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट देखी है। आप देख ही सकते हो स्टॉक की शुरुआत 222 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 219 की, तो काफ़ी अच्छी जंप के साथ शुरुआत की। 223 का हाई भी बना। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो आज ये स्टॉक कमाल कर सकता, लेकिन गिरावट के माहौल की वजह से क्लोजिंग 218 के आसपास रही, लेकिन जो इंट्राडे का लो वो 215 का है, यानी काफ़ी नीचे स्टॉक गया। लेकिन अंत में आप देखें तो 0.39% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दिया, तो बड़ी गिरावट तो नहीं है। निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा फिर रिकवर भी हुआ। वैसे इसका जब से डीमर्जर के बाद लिस्टिंग हुई है तब से यहाँ पे देखें तो आपको जो गिरावट है वो 12% की दिखाई देगी। हाईएस्ट गिरावट 12% की है, 248 के आसपास स्टॉक था। अब आप देखें तो इंट्राडे में तो वैसे इसने काफ़ी बड़ी हाई बनाई थी, करीब 266 तक स्टॉक जाके आया। फिलहाल अगर हम 1 मंथ के निगेटिव रिटर्न की भी देखें तो वो 5.73% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। 231 के आसपास स्टॉक था। लेकिन अगर हम बात करें 5 डेज की तो 3.88% की शानदार तेजी बनी है, यानी निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है क्योंकि इंट्राडे में 204 तक चला गया था स्टॉक। तो ये आप देख ही सकते हो कि नीचे जाने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया है। वैसे इसका ऑल टाइम लो अगर देखें तो फिलहाल 202 का बना है और हाई ऑल टाइम 266 का है। और अब देख ही सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल आपको नीचे की तरफ ही दिखाई देगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है क्योंकि बाजार में भी गिरावट हुई थी, इस वजह से यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। उसकी परफॉर्मेंस से आप अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें तेजी बनी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई है। वैसे 23 अक्टूबर को स्टॉक 206 के आसपास आया था, 3.5% की गिरावट हुई थी और इसी दिन इंट्राडे में स्टॉक 204 तक गया था और वजह थी बाजार में भारी गिरावट। लेकिन 25 अक्टूबर को देखें तो स्टॉक ने अच्छी खासी बाउंस बैक दी और स्टॉक आ गया 210 के आसपास 1.7% की तेजी के साथ, जबकि बाजार में गिरावट हुई थी। 26 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक सीधा 215 तक पहुंच गया, 2.7% की शानदार तेजी बनी। और अगर हम बात करें 27 अक्टूबर की तो क्लोजिंग 222 के आसपास, जहाँ पे 3.3% की शानदार तेजी बनी। तो ये जो 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो करीब 8% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो 30 अक्टूबर का देखें तो कल 219 के आसपास स्टॉक आया 1.7% की गिरावट के साथ और लगभग आधा % की आज गिरावट है। ये देख सकते हो 8% की तेजी के बाद 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम में स्टेबिलिटी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 89 लाख की डिले उठाई गई थी और आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में काम का जो रहा है, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सेटल हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेंगे और एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिवॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस की कमान इस समय केवी कामत के पास है और वो इस समय इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के लिए ऐसी सेवाएं जो दूसरी कंपनी अब तक नहीं दी वो देने की कोशिश करेंगे। अब इनका जो टारगेट है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, यानी ऐसे क्लास जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस की सेवाएं नहीं ली या फिर दूसरे सेक्टर में जिन्होंने अभी तक बड़ा निवेश नहीं किया, उनके टारगेट करने की कोशिश शुरू कर दी गई है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस समय अर्बन और रूरल मार्केट दोनों पे फोकस किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है।
जियो फाइनेंशियल के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जियो टेलीकॉम के माध्यम से ये बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी जुड़े हुए, तो उनके डाटा उनके पास है, उनसे वो डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे कस्टमर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। आप समझ सकते हो ये आने वाले समय एक एग्रेसिव तरीके से इस मार्केट में एंटर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ऑलरेडी देखे तो इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की है। ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विस मिलकर एसेट मैनेजमेंट का काम करेंगे। अब आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जियो फाइनेंशियल सर्विस इस समय कस्टमर को डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश करे, यानी उनके हिसाब से ऐसे प्रोडक्ट उनको ऑफर करना जो उनको सूटेबल हो और वो उसके रिस्क के हिसाब से उनको बिल्कुल सही हो। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट उनके लिए लाए जाएंगे जिस तरह से कस्टमर जो उसके हिसाब से उसके सामने प्रोडक्ट लाए जाएंगे जिससे वो कस्टमर उसको मना ना कर पाए। कंपनी ऑलरेडी देखे तो लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस करे, जिसमें पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स और दूसरे कॉर्पोरेट लोन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हर तरह के। इसके अलावा देख दो होम लोन्स, ऑटो लोन्स, लोन सेगमेंट बहुत बड़ा है और आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो इस समय लोन लेना पसंद करें। उनको एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और आने वाले समय उनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत ही कम समय में लोन मिल पाए लोगों को और हर तरह के प्रोडक्ट उनको मिल पाए, इसीलिए लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप समझ ही सकते हो आने वाले समय में एक बड़ी तैयारी से आगे लड़ने को तैयार हो चुका है। आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर ब्लैक रॉक की और बात करें तो दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप हुई है। आने वाले समय में करीब $150 मिलियन का बड़ा निवेश करेंगे कंपनी और इस निवेश के माध्यम से अपने कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाएंगे और इसीलिए दोनों ने जॉइंट वेंचर्स किया है। अब आप देखो ब्लैक रॉक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है और उनके साथ में आने से उनके पास जो अनुभव है उसका भी फायदा मिलेगा और आने वाले समय डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विस बजाज को टक्कर दे सकते हैं। अब देख सकते हो कि ऑलरेडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैंने म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में 40 और प्लेयर है, उनको टक्कर देके आगे निकलना इनके लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही मजबूत टीम तैयार कर ली है। आप देखें तो इनका जो सीईओ की बात करें तो हितेश सेठिया को सीईओ बनाया गया जिनके पास भी काफ़ी बड़ा अनुभव है और ऐसे में केवी कामत की ये टीम कमाल कर सकती है। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है डिप में खरीदारी करने का। ये इतना फेयर वैल्यू में स्टॉक आ चुका है कि इससे नीचे जाने की संभावना कम है। हमने देखा है जैसे स्टॉक 204 के आसपास के बड़े जंप के साथ स्टॉक फिर से ऊपर आया, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वो बॉटम प्राइस है और अगर आप 215 220 के आसपास खरीदारी कर लेते हो तो आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे स्टॉक बाजार में बहुत कम है जो इस समय काफ़ी निचली प्राइस में मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 217 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 212 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब बड़ी गिरावट हो जाती है बाजार में तो 208 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 226 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक आपको 230 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 230 को पार किया तो फिर सीधा 236 तक जा सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए, एफआई लगातार बिकवाली करे, हो सकता है कि बाजार में गिरावट हो। अगर गिरावट होगी तो हर स्टॉक नीचे आएगा, इसलिए आप एक साथ में खरीदारी करें, थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें, टुकड़ों में खरीदारी करें और जैसे अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से और खरीदारी करके अपने एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं। लेकिन मौका अच्छा है, खरीदारी शुरू कर दे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।